नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। पॉलिटिकल गलियारों में यह भी चर्चा है कि संघ ये चाहता है कि मोदी का विकल्प कौन बने, इसकी चर्चा शुरू हो जाए, तैयारी शुरू हो जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तेजी से आगे है कि देवेंद्र फडणवीस को संघ चाहता है कि वो मोदी के उत्तराधिकारी बने। हालांकि अमित शाह उनको पसंद नहीं करते। वो पसंदगी का नापसंदगी की सीमा कहीं ज्यादा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस के बड़े करीबी आदमी हैं मोहित काम्बोज, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चित नाम है। उनके बिना महाराष्ट्र में पत्ता नहीं खड़कता। अंबानी बंधुओं के भी बड़े करीबी हैं। उनकी बेटी की शादी में दोनों खान, सीएम, ये सब मौजूद रहे और सीएम को गोदी में उठा के डांस करते हुए उनका फोटो भी बड़ा वायरल हुआ। लेकिन सुना जाता है अमित शाह ने उनकी पूरी जन्म पत्री अपने यहाँ मंगवा ली है। कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली जाएगी। मोदी जी के उत्तराधिकारी देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, योगी आदित्यनाथ बनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होगी या वो पद बदला जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैंने अभय द्विवेदी से बातचीत की है कि देश की राजनीति का तापमान क्या है। रोचक बातचीत है, अच्छी बातचीत है, आपको सुनेंगे, अच्छी लगेगी। मैं चलता हूँ सीधा अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी मदद कीजिएगा, नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा है आपको, उस बटन को दबाएंगे, ज्वाइन करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय द्विवेदी जी। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से लौटेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चेंज होंगे। ये चर्चा पॉलिटिकल गलियारों में बहुत तेजी से फैल रही है और दो लोगों के नाम तो ये माना जा रहा है छुट्टी होगी, वित्त मंत्री जी की और धर्मेंद्र प्रधान की, या विभाग बदले जाएंगे। क्या होगा ये मैं बिल्कुल अभी कहने के स्थिति में नहीं हूँ, कोई भी नहीं है कहने की स्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इतना गुपचुप रखा जाता है। अब तो मुझे लगता है कि शायद मोहन भागवत जी की भी इतनी हैसियत नहीं बची है कि उन्हें पता होगा कि क्या होने जा रहा है। संघ को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने। लेकिन एक चर्चा और चल रही है बहुत तेजी से। वो चल रही है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया जाएगा और चौंकाने वाले जो नाम है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। संघ चाहता है कि जब मोदी जी के उत्तराधिकारी की बात हो तो उसमें नाम देवेंद्र फडणवीस का हो। संघ को पसंदीदा है वो, मोदी जी भी पसंद करते हैं, अमित शाह पसंद नहीं करते उनको। और योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ जाएं तो अमित शाह और मोदी जी के सारे संकट ही दूर हो जाए। लेकिन एक नाम और ये भी चल रहा है कि राजनाथ सिंह शायद अपने बेटे नीरज सिंह, लखनऊ में उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको वो लोकसभा से अपना उत्तराधिकारी बनाए और राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया। इस तरह की सब चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं खास तौर से ये आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप भी बड़े करीब से देखते हैं, क्या संभव है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने को राजी हो जाएं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली आने को राजी हो जाएं, पहले उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, उनका कद बड़ा किया जाए? भाजपा की राजनीति में मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसमें कुछ बल दिखाई देता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश देश के दो बहुत बड़े प्रदेश हैं और जो इन राज्यों में, दो राज्यों में अगर कोई एक पार्टी जीत जाए तो सत्ता के नजदीक पहुंच जाती है। और महाराष्ट्र एक तरह से देश की आर्थिक राजधानी है और उत्तर प्रदेश आर्थिक तो नहीं लेकिन संख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक जो हवाएं हैं उनको उत्तर प्रदेश नियंत्रित करता है। उत्तर भारत बहुत बड़ा है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने इन राज्यों में अपने मुख्यमंत्रित्व की तब्दीली की जगह केंद्र का कैबिनेट रैंक का मंत्री पद नहीं लेना चाहेगा। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने, जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, बड़ी खुशी से उसने केंद्र में मंत्री पद लिया हो, चाहे वो वाई चौहान रहे हों, चाहे वो हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हों, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी रहे हों, और चाहे कोई भी रहे हो। मतलब वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो एक तरह से देखा जाए तो वो तो कोई प्रधानमंत्री से कम उसकी हैसियत नहीं होती है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी, जितनी भी कारपोरेट लॉबी वगैरह सब जो है, वो सब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। वो बहुत बड़ी ताकत होती है उसकी। तो अगर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को
दिल्ली आना पड़ता है तो वो मजबूरी में आएँगे, दबाव में आएँगे और एक तरह की धमकी के तहत आएँगे। वो इस तहत इसलिए आएँगे क्योंकि अगर वो नहीं आएँगे तो उनको राजनीति में उनके कान ऐंठ दिए जाएँगे। मतलब इस स्थिति में आएँगे, वरना अपनी मर्ज़ी से तो वो आने वाले हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ तो एक बार वक्तव्य में कह भी चुके हैं कि अगर मैं यहाँ से मुझे अगर और कहीं जाना पड़ा तो मैं फिर गोरखपुर चला जाऊँगा। इस बात को कह भी चुके हैं। और देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से केंद्र का मंत्री पद उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है उनके सामने। वहाँ तो वो बहुत बड़ी ताकत है भाई। वो बिल्कुल जिस तरह से अपना मुख्यमंत्री का कार्यभार चलाते हैं, वो किसी की नहीं मानते। जो उनका मन होता है वो ही करते हैं। अमित शाह की भी नहीं मानते, किसी की भी नहीं मानते। बहुत एकदम उसे कहते नहीं कि एक व्यक्ति का शासन चलता है महाराष्ट्र में, और उस वक्त जब उनकी शिवसेना के साथ में उनका गठजोड़ वगैरह था, तब भी वो नहीं मानते थे किसी के। अब तो अकेले वही सब हैं। कोई ऐसी गठजोड़ पार्टी नहीं है जो उनके ऊपर कोई नियंत्रण लगा सके, उनसे अपनी बात मनवा सके। तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर इन दोनों को जोर जबरदस्ती महाराष्ट्र से और लखनऊ से, बंबई से और लखनऊ से दिल्ली लाने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा हंगामा मचेगा। इस हेरफेर के चक्कर में काफी संतुलन बिगड़ेंगे और काफी बदमिजाजी पैदा होगी। और संघ भी इसको कितना चाहेगा, मुझे भी इस बात में भी मुझे शक है कि संघ भी इसको इतना चाहेगा। अबे जी, आपकी बात ठीक है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी ही शैली के अलग नेता हैं, चिंता नहीं करते। जैसे मुंबई में एक मोहित काम्बोज हैं, उनके बड़े करीबी हैं, और ये कहा जाता है पॉलिटिकल गलियारों में कि मुंबई का कोई सैकड़ों करोड़ का ठेका हो, कोई तबादला पोस्टिंग हो, मोहित काम्बोज के बिना होता नहीं। और वो सीएम उनके बड़े करीबी हैं। उनकी अभी बेटी का कार्यक्रम था तो इंडस्ट्री के दोनों खान, सीएम साहब, उनका फोटो भी बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने सीएम को गोदी में उठा लिया था। और अमित शाह की डायरी में मोहित काम्बोज का नाम बड़ा रेड लाइट में है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मोहित काम्बोज की कोई फाइल वाइल दस्तावेज भी अमित शाह की टेबल तक पहुंच गए हैं। और मोहित काम्बोज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। कोई मुझे आज किसी ने मैसेज किया एपटेक बिल्डर करके, और हजारों करोड़ का खेल है यहाँ पे। देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार हों, इसकी चर्चा महाराष्ट्र में भी बहुत है और संघ के गलियारों में भी बहुत है। मोदी के बाद की तैयारी संघ तो चाहेगा कि 2-3 साल पहले तैयार हो जाए। और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी कितना करेंगे? 2029 का चुनाव लड़ लेंगे, अगर बहुत लड़े तो। उम्र उनकी हो गई है। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार कौन? फिर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, या फिर कोई और? आज की तारीख में मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद का एक ही उम्मीदवार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कोई नरेंद्र मोदी के आसपास आ रहे हैं। इनमें से किसी ने अभी तक इस प्रकार की कोई क्षमता प्रदर्शित नहीं की है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर वोटों की गोलबंदी करने की, इनकी शख्सियत में ऐसी कोई अपील है कि राष्ट्रीय स्तर पर वोटों की गोलबंदी कर सकते हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी छवि क्या है? उनकी छवि जो है मुख्य तौर पर एक सख्त प्रशासक की छवि है, हिंदुत्ववादी लफाजी करने वाले व्यक्ति की छवि है, मुसलमान विरोधी नेता की छवि है, कट्टरपंथी नेता की छवि है, और राजपूतों के नेता की छवि। नरेंद्र मोदी की छवि आप देखिए, नरेंद्र मोदी की छवि किस प्रकार की है जब वो प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी खुद तेली समाज से आते हैं। गुजरात का अत्यंत पिछड़ा, बहुत कम संख्या वाला तेली समाज है। अति पिछड़ों में उत्तर प्रदेश के लिहाज से और बिहार के लिहाज से देखा जाए तो अति पिछड़े समाज में आता है, मोस्ट एमबीसी समाज में आता है। लेकिन सारे देश का जो ब्राह्मण है वो नरेंद्र मोदी को मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है, उनको अपना नेता मानता है। ऊंची जातियां नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये स्थिति, अब देवेंद्र फडणवीस हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के राजपूतों के लिए देवेंद्र फडणवीस का क्या मूल्य है? बिहार के नेताओं के लिए देवेंद्र फडणवीस का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के बाहर मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई करेंसी है, उनकी कोई परचेज है। और नरेंद्र मोदी ने अपनी करेंसी और अपना परचेज बनाने के लिए बड़ा भारी प्रपंच रचा था। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से, इसमें सबसे आगे अनिल अंबानी और गौतम अदानी थे,
उनसे अपने नाम के नारे लगवाए थे, कहा था कि देश का राजा कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। अमेरिका की एक कंपनी को बुलाकर सारे देश में अपना प्रचार करवाया था, वाइब्रेंट गुजरात जैसा एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम करवाया था, और गुजरात मॉडल का प्रचार वगैरह किया गया था। तब कहीं जाकर वो उनके इर्द गिर्द एक प्रभाव मंडल बना, और उस प्रभाव मंडल में जितने भी लोग कांग्रेस से नाराज थे, बीजेपी समर्थक थे, हिंदुत्ववादी थे, सब उसके इर्द गिर्द जो है वो अपने आप को गोलबंद करते चले गए। वो एक प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के तहत हुआ था। ऐसी प्रक्रिया योगी जी के लिए नहीं चल रही है, ऐसी प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं चल रही। अपने मन में महत्वाकांक्षा रखना एक बात, लेकिन ऐसी प्रक्रिया चलना, मुझे तो ऐसी कोई नियोजित प्रक्रिया नहीं लग रही है। केवल ये जरूर है कि योगी जी अपने होर्डिंग उन्होंने दिल्ली के सारे हिंदुस्तान में लगवा दिए हैं, नेपाल में भी लगवा दिए होंगे, विदेशों में भी लगवा दिए होर्डिंग, इसके अलावा कोई उन्होंने काम नहीं किया। अब योगी जी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो करते हैं, बहुत मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये होना। अच्छा, जहां तक अमित शाह की बात है, अभी कोई मुझसे कह रहा था कि अमित शाह आज तक कभी गृह मंत्री के तौर पर कभी विदेश यात्रा उन्होंने नहीं की। अच्छा, तो मतलब अमित शाह के जो अपने शौक हैं, अपना जो काम करने का उनका तरीका है, जो है, तो जो भूमिका उनकी गृह मंत्री के तौर पर, मोदी के ट्रबल शूटर के तौर पर, एक संगठन के एक जबरदस्त चैंपियन के तौर पर उनकी है, उस भूमिका में तो वो सेट हैं बिल्कुल, और वो काम अपना वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। वो तो यही है कि नरेंद्र मोदी का इतना रुतबा हो कि वो कह दें कि भाई हमारे बाद ये बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, तो वो तो तभी हो सकता है जबकि 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत लिया जाए। फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे भाई ये बनेंगे हमारे बाद प्रधानमंत्री, और 1-2 साल बाद वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, अमित शाह उस प्रधानमंत्री पद पे बैठ जाएं। अमित शाह के नेतृत्व में देश में प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव हो, मतलब मोदी जी हट जाएं सामने से और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरे। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के बड़े प्रशंसक और जो भाजपा के हितैषी होंगे वो इस चीज की कल्पना भी कर रहे होंगे। अबे जी, जो मोदी के नेतृत्व में जो लहर होनी चाहिए, जो करंट होना चाहिए, गोदी मीडिया भले ही वो प्रचारित कर दे, पिछली बार भी वो 400 पार करा रहे थे, लेकिन पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर सके। जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विफलता, अब नाम घोषित कर रहे हैं, तब कह दिया था संसद में कि कोई हानि नहीं हुई है। अमेरिका के आगे घुटने टेक देना, जो राहुल गांधी उनको सरेंडर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अमेरिका बार बार धमका रहा है, हथकड़ी बेड़ी लगा के हमारे नागरिक वापस कर रहा है। आर्थिक स्तर पर भारत की लगातार विफलता होना, बेरोजगारी चरम पे होना, कॉकरोच पार्टी जैसी का उदय होना, यूथ की नाराजगी होना, मध्यम वर्ग असंतोष होना। आपको लगता है कि अब 29 की राह आसान बची है? भले ही वो राज्यों के चुनाव जीत गए हों, बड़े खुश हो रहे हों कि 27 लाख वोट काट दिए। कल तो मैं टेलीग्राफ के पूर्व संपादक का इनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम, उनका पासपोर्ट नहीं बन पाया, बेटी की शादी थी उनकी, इसलिए कि वो एसआईआर में उनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया था। पुलिस कह रही है कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पूरे देश में ऐसे हालात हैं, तो क्या मोदी जी इतने ताकतवर 29 तक रह पाएंगे, आपको लगता है? देखो संजय जी, आपको एक नई कार खरीदनी है तो आप कौन सी कार खरीदेंगे? मार्केट में बहुत बड़े बड़े भव्य किस्म के नए मॉडल हैं, मतलब कुछ ऐसे मॉडल हैं मार्केट में जो कार बड़ी खूबसूरत लग रही है, जवान जवान लग रही है कार, उसके बारे में तरह तरह के विज्ञापन हैं कि बड़ी तेज भागती है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो फील्ड प्रूवन नहीं है, रोड प्रूवन नहीं है कार। मतलब वो रोड पे कैसे चलती है, ये तो जब वो 1 साल चल जाएगी रोड पे तब समझ में आएगा कि रोड पे कैसी चलती है। फिर एक दूसरी कार है जिसकी लोगों को कमियां भी पता है लेकिन जिसकी खूबियां भी लोगों को पता है, और वो बहुत आपको दूर दूर तक लोगों को ले जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को, आपको सुरक्षित यही लगेगा कि आप वो जो पहले वाली कार चल रही है आप उसी खरीदें, जो पहले से स्थापित कर चुकी है अपने आप को, जिसकी सर्विस वगैरह भी आसानी से हो जाती है। मतलब बहुत सारे इस तरह के पहलू हैं
कि जो कार अपने आप को सिद्ध कर चुकी, नरेंद्र मोदी अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। इन नेताओं को जिन्होंने नाम लिए हैं, इनमें से किसी को भी सामने लाया जा सकता है, लेकिन इसमें लाने के साथ में एक ऐसा जोखिम है जिस जोखिम का अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी क्या हैं और क्या नहीं है, ये दोनों बातें लोगों को सबको पता है। नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो उसके हिसाब से पूरा आप इंतजाम कर सकते हैं, पूरी हैजिंग कर सकते हैं। भाई ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं की हैजिंग करो, ये खूबियां हैं, इन खूबियों को बढ़ावा दो, ये हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस में क्या खूबी है राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर? अमित शाह में क्या खूबी है राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर? योगी आदित्यनाथ में क्या खूबी है राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर? ये किसी को नहीं पता। अमित शाह का दक्षिण भारत में क्या है, सॉरी, योगी आदित्यनाथ का दक्षिण भारत में क्या है, पूर्वी भारत में योगी आदित्यनाथ का क्या है, फिर कहेंगे भाई हम सारे देश में बुलडोजर चलाएंगे, मतलब इस प्रकार की बातें होंगी उनके आने पे। वो अजीबोगरीब किस्म की बात। मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो है ना बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए आश्वस्तिकारक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी ये चीज बहुत आश्वस्तिकारक होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है 2027 में, अगले साल। उसमें मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत जाती है, इतने बड़े बहुमत से जीतती है कि योगी आदित्यनाथ का डंका फिर से बजता है, उनको तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आला कमान को बनाना पड़ता है, तो उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर उसी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से प्रोजेक्ट करें जैसे कभी नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट करने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी कोई कल्पना भी नहीं करता था कि कोई क्षेत्रीय नेता, नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय नेता थे ना, गुजरात के नेता थे, कोई क्षेत्रीय नेता आएगा और प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो जाएगा। जो आला कमान में लोग बैठे हुए थे वो क्षेत्रीय नेताओं को कोई तरजीह देने वाले लोग नहीं थे। अब देवेंद्र फडणवीस की छवि तो क्षेत्रीय नेता की छवि है, योगी आदित्यनाथ की छवि क्षेत्रीय नेता की छवि से थोड़ी ज्यादा है, ये मैं मानता हूं। अमित शाह चूंकि लगातार देश के गृह मंत्री रहे हैं तो उनकी छवि भी क्षेत्रीय नेता से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर जिद पकड़ जाए कि भाई हमें फडणवीस को ही बनाना है, वो एक अलग बात है। फिर तो फडणवीस के समर्थन में वो बहुत लोगों को खड़ा कर देगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन पार्टी के अंदर खड़ा कर देगा बहुत से लोगों को, लेकिन मतदाताओं को तो ना खड़ा कर देगा अपने मन से। नरेंद्र मोदी ने तो पार्टी के अंदर भी समर्थन प्राप्त किया, संघ की मर्जी के बिना समर्थन प्राप्त किया। तमाम कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्लाने लगे, और राजनाथ सिंह जी जो उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे वो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से नहीं रोक पाए, और देश में मतदाताओं के भीतर भी उन्होंने अपने प्रति उत्साह पैदा किया। उसकी क्या क्या हथकंडे उन्होंने अपनाए, क्या क्या युक्तियां अपनाई, एक अलग बात है, हम लोग उनके बारे में जानते हैं। वो एक खास तरह का वो था, एक खास तरह की योजना थी, जिस योजना पर बड़ी चतुराई के साथ अमल किया गया। क्या क्या नहीं किया गया। जब वो पता लगा कि मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी एक किले से भाषण दे रहे हैं, बहुत तरह तरह के हथकंडे, होलोग्राम लगाए गए, बहुत, मतलब वो इसके पीछे बड़ा सोच था मोदी को प्रधानमंत्री पद के। ऐसा कोई सोच, ऐसी कोई प्रक्रिया जो है ना, वो इस वक्त इन लोगों के लिए नहीं चल रही है। ये बात सही है कि इन लोगों को किसी गैर भाजपा पार्टी की सत्ता नहीं छीननी है, जो मोदी को छीननी थी। मोदी को छीननी थी ना कांग्रेस सत्ता, इन लोगों को छीननी नहीं है सत्ता, लेकिन इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अपनी लोकप्रियता साबित करनी है और भाजपा के बाहर भी अपनी लोकप्रियता साबित करनी है। नरेंद्र मोदी ये दोनों काम साबित कर चुके हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में अगर प्रतिष्ठा के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अमित शाह के प्रति कार्यकर्ताओं में ज्यादा आकर्षण होगा। उससे अगर पूछा जाए तो हाँ, अमित शाह के प्रति कार्यकर्ताओं के भीतर ज्यादा आकर्षण होगा। लोगों को कहना होगा ये आदमी है मजबूत टाइप का, और जो पार्टी संगठन को अपने कंधों पर उठा सकता है, कार्यकर्ताओं के साथ में रब्त जब्त इसका बहुत बेहतर है, वो ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मंत्रिमंडल में चेंज होता है तो 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी की बड़ी फज्जियत कराई है, धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। आपको लगता है कि इनकी छुट्टी होगी या इनके विभाग बदले जाएंगे, या मोदी जी जैसे जिद्दी हैं इन तीनों का कुछ नहीं होगा? देखिए, मोदी जी जिसको बधाई देते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उसको अक्सर मतलब अपनी जगह से हटा दिया जाता है। ये मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने बधाई दी थी, तमाम उनकी तारीफें की थी, तो उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। अभी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी है, और उसमें एक लाइन ये भी कही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान।
तो अब उसको व्यंग भी माना जा रहा है उसको माना जा रहा है इनको कह के शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान है, इनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। तो हो ये भी सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा को ये खबर तो मिल ही रही होगी अपने जो आकलनकर्ता होते हैं उनके, कि भाई इस आदमी के प्रति जो है ना, काफ़ी नौजवानों और छात्रों में नाराज़गी है। तो उसको अगर हटा दिया जाएगा तो कम से कम उस नाराज़गी को एक बड़ा लोगों की निकलने का मौका मिलेगा। अगर इसको रखा गया इस पद पे लगातार, तो वो नाराज़गी और ज़्यादा तीखी होती चली जाएगी। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर इनको हटा दिया जाए। ये भी निर्मला लगता है सीतारमण का सवाल है, उनका रहना ना रहना सब बराबर है। वित्त मंत्री पद पर उनकी जगह शक्तिकांत दास का नाम लिया जा रहा है, जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर उन्होंने सरकार जो कहती थी वो करने का काम किया। कोई उनकी अपनी हैसियत वगैरह नहीं थी, कोई अर्थशास्त्री वो नहीं थे। इससे पहले जो अर्थशास्त्री थे, चाहे वो रघुराम राजन राजू या उर्जित पटेल हों, वो सब लोग अर्थशास्त्री थे, अपने हिसाब से चलते थे। सरकार कहती थी ब्याज कम करो, ज़्यादा करो, तो वो सरकार की बात नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भाई अभी करना ठीक नहीं होगा, हम मौद्रिक नीति जो है, मॉनेटरी पॉलिसी अपने हिसाब से चलाएंगे। इससे चिढ़ के जो है उन्होंने एक ऐसे आदमी को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाद दिया रिजर्व बैंक पे। सरकार जो कहती रही वो करते रहे, उससे कोई बहुत फायदा तो हुआ नहीं। जो रुपए की आज दुर्गति है उसमें शक्तिकांत दास के पूरे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो वित्त मंत्री के तौर पर वो कोई खास सरकार में कोई वैल्यू एडिशन कर देंगे, सरकार में कोई नई बात पैदा कर देंगे, इसको तो कोई भी नहीं मानेगा उसमें। और जहां निर्मला सीतारमण की बात है, उनको हटा दिया जाए या रखा जाए किसी और जगह दे दिया, बिल्कुल बेकार है। वो तो काफी अक्षम किस्म की, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान है उसी तरह निर्मला सीतारमण। उधर यूपी में अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है बीजेपी की। राम मंदिर का चढ़ावा कांड रोज नया रूप ले रहा है। अयोध्या के वकीलों ने ऐलान कर दिया कि इन चंदा चोरों का कोई केस नहीं लड़ेगा। ये तीनों लोग, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये लोग अगर 3 दिन तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। सोचिए भगवान राम ने क्या फजीहत करी है। चंपत राय को तो जिंदगी चंपत कर दी उसकी, लेकिन निपेन मिश्रा की गिरफ्तारी की बात कोई नहीं कर रहा। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो, गिरफ्तार उनको होना चाहिए। उनके देख रेख में ये भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सस्पेंशन, उनकी गिरफ्तारी है। चंपत राय की गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही, लेकिन देखिए फजीयत इसमें रोज क्या हो है रही कि है। चंपत राय जो नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं, वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। और निर्माण समिति में नृपेंद्र मिश्रा ने ये किया है कि उन्होंने निर्माण का ठेका जो है वो लार्सन एंड टुब्रो और टाटा की एक कंपनी को दे रखा है। अच्छा, वो दोनों कंपनियां बड़ी प्रतिष्ठित और बड़ी हैं। जो जो 40% कमीशन की बात आ रही है, वो स्थानीय स्तर पे जो सप्लाई वगैरह होती है, जो सप्लायर हैं, मतलब ज्यादातर संघ के लोग हैं, संघ के ठेकेदार हैं, वो उनसे ये कमीशन का मामला उनसे चल रहा है। तो जो बड़ा निर्माण का जो बड़ा काम है, जो जिसका जिम्मा नृपेंद्र मिश्र का था, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें उन्होंने इन दोनों को ठेका दे दिया। और वो उनका मानना ये है कि इन दोनों के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती और उसके कारण मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। तो नृपेंद्र मिश्र ने इस तरह करके अपनी स्थिति को काफी कुछ सुरक्षित कर लिया है। और इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब वो आज जब उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है तो उसका एक कारण ये भी है। मैं मानता हूं सवाल उठाना चाहिए, मैं इस बात को सहमत हूं आपके बात। जो कुछ भी वहां पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि, और नृपेंद्र मिश्र ने वहां आके जिस तरीके से चंपत राय एंड कंपनी पे आक्रमण किया और कहा कि ये डकैती हो रही है, साथ में ये भी कहा कि इनकी निष्ठा संदेह से परे है, लेकिन ये इनकी निगरानी में गलती रही, तो गलती तो उन्होंने उनकी मानी दी, कह ही दी उन्होंने। तो इस तरह से वो, मुझे लगता ये है कि वो राम मंदिर का पूरी बागडोर जो है वो संघ के हाथों से निकालकर पीएमओ के हाथों में देना चाहते हैं, और पूरी इसी योजना पे वो अलग से काम कर रहे हैं। उनका काम करने का ये, मुझे लगता है इस लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर वो इस काम को करना चाहते हैं। और ये सब काम कोई संघ की निंदा करके और संघ से खुलेआम टक्कर देगा तो होगा नहीं, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं सब लोग। मोदी जी अलग चुप्पी साधे हुए हैं, संघ अपनी अलग चुप्पी साधे हुए है। सब कुछ नाप तौल के, सोच समझ के बोला जा रहा है, बड़ी होशियारी के साथ ये काम किया जा रहा है। और इस मामले में लंबी ढील दी जा रही है, सब ड्रामा किया जा रहा है। उन 8 लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, सीन बनाया जा रहा है, पूरा का बड़ा जबरदस्त एक्शन है भ्रष्टाचार के खिलाफ।
ये सब हो रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ अपनी डींगे मार रहे हैं, व्यर्थ की डींगे मार रहे हैं, कुछ किया है नहीं, फिर भी डींगे मार रहे हैं। उन्होंने एसआईटी बनाई थी, उसने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, एफआईआर भी उन्होंने दर्ज की नहीं है। सब इसी तरीके से चल रहा है पूरा का पूरा मामला। ये तो अपने आप में केस स्टडी है कि लीपापोती कैसे की जाती है भ्रष्टाचार के ऊपर, उसकी केस स्टडी है, सामने दिखाई पड़ रहा है। देखो सबके सामने लीपापोती हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। देखो ठीक बात है, राम नाम की लूट मची और जो है, भड़ास है ना, तो लोगों की भड़ास जो है वो चंपत राय के नाम पर निकाली जा रही है, अनिल मिश्रा के नाम पर निकाली जा रही है, गोपाल राव के नाम पर निकाली जा रही है। निकाली जानी चाहिए इन लोगों को आड़े हाथों लिए जाना चाहिए, इनकी छीछा लेदर भी होनी चाहिए। और इनको अगर अयोध्या के वकील एक आध चपरेस मार दें तो वो भी अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूँ। इटावा में ऐसे ही बोलते हैं, उसको चपलेस मार दी, तो इनको चपलेस मार दें तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये लोग असली अपराधी नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ चंपत राय के पास इतना बड़ा पेट है कि वो 2000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए खा जाएंगे। ये वो लोग 2000 हजारों करोड़ रुपए के घोटाला करने में उनकी मुख्य भूमिका है, लेकिन उस घोटाला का माल जो है वो कहीं और गया है। असली बात ये है, वो तो जब देश में नई सरकार आएगी वो ढूंढेगी कि ये माल कहाँ गया, वो निकालेगी, सब तब समझ में आएगा कि ये वो तो बैंक के खातों में जाकर रुपया कहीं से कहीं गया होगा ना, 1 सेकंड में पता लग जाएगा सब कि सारा माल कहाँ गया। जमीन बेचने में जो माल कमाया गया वो कहाँ गया वो पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी और विस्तार से इन्होंने बताया कि चंदा चोर जो हैं उनका क्या हाल होना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि हजारों करोड़ की चंदा चोरी का माल गया कहाँ, गुजरात लॉबी ने कहाँ खपा दिया, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और भगवान राम ने भी बड़ा इंसाफ किया, इन चंदा चोरों को बैंड बजा दी इनकी। आप क्या सहमत हैं इन बातों से, और आपको क्या लगता है कि चंदा चोरों का क्या हश्र होना चाहिए, दुनिया की सबसे बदनाम पार्टी का क्या हश्र होना चाहिए? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।